हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल यासिर अली क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं फ्लेमिंगो बुक का थर्ड पोएम, ओके, एंड द नेम ऑफ द पोएम इज कीपिंग क्वाइट। सो दिस पोएम इज रिटन बाय Pablo Neruda. This is our today's poem and the writer of the poem is Pablo Neruda. Pablo Neruda जो हमारे आज के पोएट हैं, let me tell you about him that he was a Nobel Prize winner in 1971, okay, for his literature, for his art. एंड आज का जो हमारा ये पोएम है, ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत पोएम है जिसमें कि पोएट ने पीस के बारे में बात की है, पीस एंड यूनिटी। तो मैं इसका थीम लिख देती हूँ, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, ओके। द थीम ऑफ द पोएम इज द फर्स्ट इसके तीन थीम है एंड द फर्स्ट वन इज पीस एंड यूनिटी, ओके। तो पहले जो बात इसमें पोएट कर रहे हैं वो पीस एंड यूनिटी की बात कर रहे हैं। जो सेकेंड और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है इंट्रोस्पेक्शन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रोस्पेक्शन? इट मीन्स सेल्फ एनालिसिस, ठीक है। यानी कि पोएट चाहते हैं, वो अपने पोएम में बात कर रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग को, यानी हम सबको अपनी लाइफ से थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए और खुद को एनालाइज करना चाहिए। लाइक अपने वर्क को एनालाइज करना चाहिए, अपने डीड्स को एनालाइज करना चाहिए, ओके। सो दिस इज वाई द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम ऑफ द पोएम इज इंट्रोस्पेक्शन, ओके, विच मीन्स सेल्फ एनालिसिस। एंड द थर्ड वन इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ओके। तो आई होप कि आपको इसका थीम समझ में आ गया हो कि इसके तीन थीम है। द फर्स्ट इज पीस एंड यूनिटी, सेकेंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंट्रोस्पेक्शन विच मीन्स सेल्फ एनालिसिस, एंड द थर्ड वन इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। नाउ लेट्स बिगिन आवर पोएम, ओके। पोएट फर्स्ट स्टैंजा में बात करते हैं, नाउ विल काउंट टू 12। नाउ व्हाई ही इज टॉकिंग अबाउट काउंटिंग ऑफ 12? यहाँ पे जो वर्ड 12 है या जो नंबर 12 है, इसका दो मीनिंग हो सकता है। द फर्स्ट वन कि हमारे दिन में 12 घंटे होते हैं, ओके, या फिर साल के 12 महीने होते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर 12 है ये दिन के 12 आवर्स को और साल के 12 महीने को रेफर कर रहा है, फाइन। तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। एंड आप कभी कभी देखेंगे कि कभी हमें बहुत ज़्यादा अगर गुस्सा आता है तो खुद को शांत करने के लिए हम थोड़ी देर चुप बैठ जाते हैं या हम कुछ करते रहते हैं अपने माइंड में। तो वी कैन डू काउंटिंग, ओके, जस्ट टू कीप आवरसेल्फ काम। थोड़ी देर अपने आप को काम करने के लिए, शांत करने के लिए हम ये कर सकते हैं। तो पोएट कहना चाहते हैं फर्स्ट स्टैंजा में कि लेट्स काउंट टिल 12 एंड खुद को एनालाइज करते हैं, थोड़ा लाइफ से ब्रेक लेते हैं, अपने काम से ब्रेक लेते हैं एंड लेट्स एनालाइज आवरसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट स्टैंजा में इट्स रिटन फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाई वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, क्योंकि पोएट कहना चाह रहे हैं कि ये शायद लाइफ में अर्थ पे पहली बार होगा कि सारे लोग, सारे ह्यूमन बींग्स, डजेंट मैटर कौन कहाँ पे है, क्या काम कर रहा है, जब सब अपने अपने काम से थोड़ी देर के लिए पॉज करेंगे, ब्रेक लेंगे और एक साथ बैठ के खुद को एनालाइज करेंगे, तो ये शायद अर्थ पे पहली बार होगा। और फिर हम सब शांति से सोच सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, हमारे काम का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, ओके। तो पोएट फिर कहते हैं उसके बाद लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज। यहाँ पे एनी लैंग्वेज से मतलब ये है स्टूडेंट कि लैंग्वेज कितने टाइप का होता है। इट्स बेसिकली टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, एक वर्बल हो गया, एक नॉन वर्बल हो गया। हम एक लैंग्वेज हो गया हमारा जो हम बोल कर बातें करते हैं, स्पोकन लैंग्वेज की बात हो गई, ओके। एंड कुछ हमारे लैंग्वेज जो हम साइन लैंग्वेज में भी बात करते हैं, इशारों से भी बातें करते हैं। तो लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज। आप इसको दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं कि कभी कभी हमारे लिए लैंग्वेज भी बैरियर बन जाता है,
ओके जैसे आप सबको पता है कि हमारे अर्थ पे हम सब अलग अलग जगह रहते हैं, अलग अलग डायलेक्ट्स हैं, रीजनल लैंग्वेजेस हैं, तो यहाँ पे अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज समझते हैं और बोलते हैं। तो समटाइम्स क्या होता है, हमारे बीच में लैंग्वेज भी एक बैरियर बन जाता है, हम एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पाते या एक दूसरे की बातों को वैल्यू नहीं देते। ओके क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज में नहीं बात कर रहे, वो हमसे डिफरेंट है, तो बहुत सारी इन डिफरेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, तो इन डिफरेंसेस को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, जो पॉइंट यहाँ पे बात कर रहे हैं वो इन्हीं डिफरेंसेस को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं कि फॉर अ मोमेंट लेट्स नॉट स्पीक इन एनी ऑफ द लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में बात मत करो, एंड लेट्स नॉट मूव द आर्म्स। अब यहाँ पे आर्म्स का भी दो मतलब है, एक तो आर्म्स जो हमारा हाथ हो गया, ठीक है फाइन, द सेकेंड आर्म इज वेपन हियर, हम वेपन्स को भी आर्म्स कहते हैं। ओके तो हमारे जो यहाँ पे अर्थ पे क्या हो रहा है, लाइक everyone is doing something, हमें हर किसी को सक्सेस चाहिए, हमारे वॉर्स चल रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ, तो हम हर तरह का वेपन यूज़ कर रहे हैं, हम वॉर्स की तैयारी में लगे हुए हैं। तो पोएट चाहते हैं, क्योंकि पोएट यहाँ पे पीस एंड यूनिटी की बात कर रहे हैं, यू कैन ऑल्सो से कि वो ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं, तो वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फर्स्ट स्टैंजा में वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए अपने सारे काम से ब्रेक ले लो और बहुत इत्मीनान से, शांति से खुद को एनालाइज करो, यानी कि अपने वर्क को एनालाइज करो। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी ऑफ द लैंग्वेज एंड लेट्स नॉट मूव आवर आर्म्स टू मच, यानी कि कोई वेपन मत चलाओ, अपने हाथ पैर मत चलाओ, बिल्कुल शांत स्टिल हो जाओ। ओके तो जो पहला स्टैंजा है वो इस बारे में। नाउ इन द सेकेंड स्टैंजा ही सेज कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। नाउ व्हाट डज इट मीन एक्सोटिक मोमेंट? एक्सोटिक से यहाँ मतलब है कि ये पहली बार होगा, दिस इज नॉट फेमिलियर, ये कुछ स्ट्रेंज होगा, कुछ नया होगा, ये पहले कभी अर्थ पे नहीं हुआ है कि हर कोई अपने काम से एक साथ एक ही वक्त ब्रेक ले रहा हो। ओके विदाउट रश, विदाउट एंजिन्स, यानी कि जब हम सब अपने अपने काम से ब्रेक ले लेंगे तो किसी को कोई रश नहीं होगा, कोई जल्दी में नहीं होगा अपने किसी काम पे जाने के लिए या अपने किसी काम को कंप्लीट करने के लिए, तो हर चीज़, दुनिया की हर चीज़ स्टिल हो जाएगी, बिल्कुल रुक जाएगी, फॉर अ सेकेंड, फॉर अ मिनट, वो बिल्कुल पॉज हो जाएगा। ओके We would be together in a sudden strangeness, और इसका मतलब फिर वही हुआ कि जब हम सब एक साथ एक ही चीज़ कर रहे होंगे, हम सब ब्रेक लेंगे, हम सब शांत बैठे होंगे और खुद के बारे में सोच रहे होंगे। यानी आप खुद के बारे में सोचने से मतलब है पोएट का कि आप अपने काम को, अपने आप को एनालाइज करिए। जो मैंने आपको बताया कि जो यहाँ सेकेंड वर्ड है, जो मेन थीम है इंट्रोस्पेक्शन, उसका मतलब है सेल्फ एनालिसिस। पोएट चाहते हैं कि दुनिया का हर एक बंदा अपने आप के बारे में सोचे, अपने काम के बारे में सोचे। तो जब हम सब मिलकर एक साथ एक ही काम करेंगे तो वी ऑल विल बी टुगेदर, इन अ वे विल बी टुगेदर, हम सब एक ही चीज़ कर रहे हैं और ये एक बहुत ही स्ट्रेंज मोमेंट होगा अर्थ पे, ये पहली बार हो रहा होगा। So this is the second stanza and I hope this is clear to you people. Now coming towards the third stanza, poet says कि fishermen in the cold sea would not harm whales. यहाँ पे पोएट का कहने का मतलब है कि जब हम सब ये काम करेंगे, हम सब अपने अपने काम से ब्रेक लेंगे, तो वो एग्जाम्पल देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप फिशरमैन को ले लें, अगर फिशरमैन अपने काम से ब्रेक लेते हैं तो जो डीप सी में वो फिशिंग के लिए जा रहे हैं तो वेल्स को थोड़ा और टाइम मिल जाएगा, वेल्स थोड़ा और जी लेंगी, है ना। और इसी तरह से फिर वो बात करते हैं कि सी साइड पे जो सॉल्ट बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, तो जो वर्कर्स होते हैं जो अपने हाथ से उस सॉल्ट को इकट्ठा कर रहे होते हैं, जमा कर रहे होते हैं, वो भी अपने काम से ब्रेक लेंगे तो शायद उनको मौका मिलेगा कि वो अपना हाथ देखें, क्योंकि जब वो सॉल्ट अपने हाथ से इकट्ठा करते हैं तो उनके हाथों में इंजरीज हो जाती हैं, वो बिल्कुल फट जाते हैं, ठीक है, अजीब तरह से उनके हाथ हो जाते हैं। तो यहाँ पे पोएट का कहने का मतलब है कि जब हर कोई अपने अपने ऑक्यूपेशन से, चाहे वो उनका ऑक्यूपेशन ही क्यों ना हो, उनका जॉब ही क्यों ना हो, अगर हर कोई अपने अपने काम से ब्रेक लेगा तो इन अ वे कि वो दूसरे क्रिएचर्स के बारे में भी सोच सकता है, और ना सिर्फ दूसरे क्रिएचर्स के बारे में, वो अपने बारे में भी सोच सकता है कि वो अपने साथ भी क्या कर रहा है। हम सब का ऑक्यूपेशन कुछ ना कुछ इस तरह से है कि हम दूसरे क्रिएचर्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम सबसे पहले अपनी अर्थ,
अर्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे हम आप डिफॉरेस्टेशन ले लीजिए, हम ट्रीज कट कर रहे हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपने लाविश लाइफ के लिए हम अर्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जब हम इन चीज़ों से ब्रेक लेंगे तो हम दूसरे क्रिएचर्स के बारे में भी सोचेंगे और हम ये भी देखेंगे कि हमारे काम का इम्पैक्ट अर्थ पे क्या पड़ा। ओके, एंड फिर कुछ लोग ये ऐसे भी होंगे जो अपने बारे में भी सोचेंगे कि वो अपने साथ अपनी हेल्थ को भी कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। फाइन, so this was all about the third stanza. Now coming towards the fourth stanza, poet says, those who prepare green wars. अब देखिए, जो हम वॉर्स की बात कर रहे थे कि मैंने आपको बताया कि हम सब वॉर्स में लगे हुए हैं, हम सब की फाइट चल रही है, किसी दूसरे कंट्री से हमारी कुछ ना कुछ बातों पे कुछ ना कुछ पॉलिटिकल इश्यूज चलते ही रहते हैं। तो वी ऑलवेज कीप ऑन प्रिपेयरिंग फॉर वॉर्स, हम हमेशा रेडी होते हैं वॉर्स के लिए। अब वॉर्स कितने टाइप्स के होते हैं? इट कैन बी ग्रीन वॉर्स, इट कैन बी फायर, इट कैन बी गैस वॉर्स। अब यहाँ पे पोएट बताना चाहते हैं, ग्रीन वॉर्स से पोएट रेफर कर रहे हैं अर्थ को, ठीक है, यानी हम जो भी कर रहे हैं उससे अर्थ को कितना नुकसान पहुंच रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया डिफॉरेस्टेशन का, वी आर कटिंग ट्रीज एंड विच इज़ रियली वेरी हार्मफुल फॉर अर्थ, एंड इन अ वे हम खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। आगे चल के इसका नुकसान हमें उठाना पड़ेगा, ना कि अर्थ को। फाइन, तो जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो ग्रीन वॉर्स है, वो अर्थ के अगेंस्ट है। ना जब हम किसी दूसरे कंट्री से वॉर लड़ते हैं या हमारे बीच जब वॉर होता है तो हम हर तरह का वेपन यूज़ करते हैं। ओके, बायोलॉजिकल वेपन होता है और भी बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया, हमारे पास हर तरह का वेपन है, तो हम वो सारे वेपन्स यूज़ करते हैं। इसलिए यहाँ पे पोएट ने वॉर विथ गैस, वॉर विथ फायर की बात की है। ओके, एंड देन फिर पोएट कहते हैं कि दिस विक्ट्री इज ऑफ नो यूज़ विथ नो सर्वाइवर्स, यानी कि हम चलिए वॉर हमने कर लिया, हमें विक्ट्री भी मिल गई, लेकिन ऐसे विक्ट्री का, ऐसे जीत का क्या फ़ायदा जहाँ पे कोई सर्वाइवर नहीं है। यानी कि जिस कंट्री ने वॉर हारी और जिस कंट्री ने वॉर जीती, दोनों ही कंट्री में वी लॉस्ट लाइफ्स, है ना। हमने ना जाने कितने लोग मर जाते हैं ये जंग लड़ते लड़ते, तो दोनों ही कंट्रीज़ में यहाँ पे सिर्फ डेथ देखने को मिल रहा है। वी लॉस्ट सो मेनी लाइफ्स। तो इस तरह की विक्ट्री का क्या फ़ायदा? ह्यूमन बीइंग को इस तरह की विक्ट्री पे खुश नहीं होना चाहिए। तो इसलिए वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हर कोई अपने अपने काम से, अपने अपने वर्क से ब्रेक ले, पॉज ले एंड एनालाइज योर वर्क। यहाँ पे मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, और इस तरह से ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा इंस्ट्रोस्पेक्शन पे। ओके, फाइन। तो मैंने आपको ये बता दिया कि पोएट कह रहे हैं कि ऐसे वॉर का कोई फ़ायदा नहीं विथ नो सर्वाइवर। तो उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और फिर अपने पोएम में कहते हैं कि लेट्स वेयर क्लीन क्लोथ। यहाँ पे क्लीन क्लोथ का आप मतलब दो तरह से समझ लीजिए। द फर्स्ट इज कि जब हम क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे तो इट विल बी अ न्यू बिगनिंग। तो पहला मतलब इसका हो गया न्यू अप्रोच, यू कैन से न्यू बिगनिंग और न्यू अप्रोच, ठीक है। तो ये पहला मतलब हो गया, फाइन। एंड द सेकेंड मीनिंग इज़ कि जब हम क्लीन क्लोथ पहनेंगे तो वो जो कपड़ा जो हम पहनेंगे वो होगा बिल्कुल स्टेन फ्री, यानी कि उसमें किसी तरह का मड, किसी तरह का ब्लड, जब भी वॉर्स होते हैं तो इतना ज़्यादा ब्लड शेड होता है, तो उसमें स्टेन नहीं होना चाहिए, स्टेन फ्री, ठीक है, स्टेन फ्री। आई एम राइटिंग है स्टेन फ्री, यानी कि उस ड्रेस पे कोई ब्लड नहीं लगा होगा, मड नहीं लगा होगा। तो यानी कि हम एक तरह से पीस, जब हम साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगे, यहाँ पे वाइट क्लॉथ की बात नहीं हो रही है लेकिन एक साफ क्लीन क्लॉथ की बात हो रही है, तो इट विल बी अ न्यू बिगनिंग फॉर अस एंड वी विल बी प्रमोटिंग पीस एंड यूनिटी। हम सब एकजुट हो जाएंगे एंड विल वॉक टुगेदर, विल कम टुगेदर इन अ वे, हम सब एक ब्रदरहुड शो करेंगे, एक यूनिटी शो करेंगे यहाँ पे। तो पोएट इज रिक्वेस्टिंग फॉर वेयरिंग दिस क्लीन क्लॉथ एंड शोइंग दिस ब्रदरहुड, यानी कि यूनिटी अगेन। उसके बाद फिर पोएट आगे बढ़ते हैं एंड देन ही सेज कि आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, यानी कि जब भी वॉर होता है और इतने सारे लाइफ्स चले जाते हैं तो क्या होता है,
जब भी हम मतलब जहाँ कहीं भी जिस कंट्री में भी इस तरह से वॉर्स होते हैं, इतनी लाइफ चली जाती है कि ट्रक के ट्रक डेड बॉडीज़ हम लोड करते हैं। तो वी डोंट वांट टू सी, पोएट डजंट वांट टू सी एनी ट्रक लोडेड विथ डेड बॉडीज, ओके। तो यहाँ पे वो मतलब है। एंड देन ही सेज परहैप्स इंटरप्ट द सैडनेस, ओके। यानी कि पोएट कहते हैं यहाँ पे, ये वाला रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ये क्वेश्चन सैडनेस वाला क्वेश्चन ज़रूर आता है। आप इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब पोएट कहते हैं कि हम सब अपने अपने काम से ब्रेक लेंगे, हम इन वॉर्स के बारे में सोचेंगे, हम अपने वर्क को एनालाइज करेंगे, तो शायद हम उस पल हमें उदासी होगी, हमें एहसास होगा, हम रियलाइज़ करेंगे कि हमने जो भी किया अब तक उसका इम्पैक्ट कितना गलत था, कितना बुरा था, ओके। हमारे लाइफ पे, दूसरे के लाइफ पे, अर्थ पे, हर चीज़ पे इसका इम्पैक्ट कितना गलत पड़ा। एंड देन बाय रियलाइजिंग ऑल दीज थिंग्स, तब जाके शायद हम सैड फील करें, ओके। दैट विल बी सैडनेस, ओके। अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ थ्रेटनिंग विद डेथ, फिर इसकी बात होती है। यानी कि पोएट यहाँ पे कहते हैं कि हम सब क्या कर रहे हैं कि हम सब खुद को ही थ्रेटन करते रहते हैं डेथ से। यानी कि हम सबको पता है कि हमारी लाइफ लिमिटेड है, हम ज़्यादा से ज़्यादा 60 ईयर्स जिएंगे, 65, 70। तो ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है कि वो मरने से पहले सब कुछ करना चाहता है, उसकी एक बहुत लंबी विश लिस्ट होती है, एंड वो एक डेडलाइन सेट कर देता है कि मरने से पहले, यानी कि जब तक हम बूढ़े हो जाएं, हम उस एज पे आ जाएं, हमें ये करना है, हमें फिर वो करना है, वो करना है। यानी हमारी जो विश लिस्ट है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। हम अपने विश लिस्ट को जैसे ही पूरा करते हैं, एक नया विश लिस्ट हम तैयार कर देते हैं। तो फिर हमने हर चीज़ के लिए डेडलाइन सेट कर रखा है। तो यहाँ पे पोइट यही कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो ये विश लिस्ट है ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी, और हम सब खुद को डेथ से थ्रेटन करते रहते हैं कि पता नहीं हम कब मर जाएं, तो उससे पहले हम सारी चीज़ें पूरी कर लें। यानी कि हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए जी रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं, एंड जो रियल लाइफ है हमारी, जो रियल पीस एंड हार्मनी है, हम उसे मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम इसे, इन सारी चीज़ों को, सारे फन को, हैप्पीनेस को, जॉय को हम मिस कर रहे हैं सिर्फ इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए, ओके। And then coming towards the last stanza, perhaps the earth can teach us better. ये बहुत ही important line है स्टूडेंट। इसको आप इस तरह से समझ लें कि हमारे अर्थ पे कितने सीजन्स हैं, लाइक हमारा स्प्रिंग सीजन है, विंटर सीजन है, ऑटम है, समर है। तो ये जो सीजन्स हैं ये अर्थ का भी ब्रेक शो कर रहा है। यानी कि पोइट ये नहीं कह रहे, पोइट बिल्कुल नहीं कह रहे कि डोंट टेक मी इन अ रॉन्ग वे। यानी पोइट के कहने का मतलब है कि डोंट गेट कंफ्यूज, आई एम नॉट आस्किंग यू टू बी स्टिल लाइक विदाउट डूइंग एनीथिंग। पोइट बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि आप सब सारा काम छोड़ दो, बिल्कुल इनएक्टिव हो जाओ और कुछ भी मत करो। पोइट का ये कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो आपसे सारा काम छोड़ने के लिए कह रहे हैं, वो सिर्फ आपको अपने लाइफ से ब्रेक लेने के लिए कह रहे हैं। ब्रेक यानी कि थोड़ी देर के लिए आप खुद को पॉज करो और खुद को सेल्फ एनालाइज करो कि आपने क्या किया और आपके किए हुए काम का, आपकी डीड्स का क्या इम्पैक्ट पड़ा औरों पे, ठीक है, दूसरे क्रिएचर्स पे, अर्थ पे। तो व्हेन यू विल एनालाइज योरसेल्फ, तो आपको अपने अच्छे बुरे की समझ हो जाएगी। तो यहाँ पे पोएट का कहने का मतलब ये है, और फिर वो एग्जाम्पल देते हैं अर्थ का कि अर्थ हमें शायद बेटर वे में टीच कर सकती है ये चीज़, और किस तरह से। जैसे हम सबको पता है, जैसे विंटर सीजन आता है, तो विंटर सीजन में ऐसा लगता है कि सब कुछ थोड़ा थम गया है, कुछ भी रुकता नहीं है, लाइफ स्टिल गोज ऑन, सब कुछ हो रहा होता है, सारे काम होते हैं, लेकिन हम थोड़े से सुस्त हो जाते हैं, हम इनएक्टिव हो जाते हैं, लाइफ में एक थोड़ा ठहराव आ जाता है, तो हर चीज़ थोड़ा पैसिव हो जाता है, स्टिल हो जाता है, थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही विंटर सीजन, तो जब हमारे लाइफ में, हमारे एक्टिविटीज़ में ये चेंज आता है, तो इन द सेम वे अर्थ की भी एक्टिविटीज़ में थोड़ा चेंज आता है। तो यहाँ पे पोएट का कहने का मतलब ये नहीं है कि अर्थ बिल्कुल रुक जाती है, अर्थ की सारी चीज़ें बंद हो गई है, एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई है, नहीं, अर्थ की एक्टिविटीज़ भी थोड़ी स्लो हो गई है। विंटर सीजन में हम देखते हैं कि पत्ते, ट्रीज दे शेड देयर लीव्स, इजंट इट, पतझड़ का मौसम भी हमें देखने को मिलता है। एंड फिर उसके बाद स्प्रिंग आता है, तो फिर वी सी न्यू trees, like we see new flowers blooming and then the new leaves on the trees।
तो हर चीज़ एक नएपन के साथ आता है, यानी कि न्यू बिगनिंग। ये शो कर रहा है कि नाउ वी आर अगेन बिगनिंग अ लाइफ इन अ न्यू वे, इन अ बेटर मैनर। ओके, तो आप इसको इस तरह से शो कर सकते हैं कि ये न्यू लाइफ रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि अर्थ ने भी ब्रेक लिया और फिर एक नए लाइफ के साथ वो फिर शुरू होती है। और जब समर आता है तो हम वापस से बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं, हम बिल्कुल भी वो सुस्ती ख़त्म हो जाती है, विंटर्स वाली सुस्ती बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पोएट समझा रहे हैं कि अर्थ हमें ये चीज़ ज़्यादा बेटर मैनर में समझा सकती है कि हमें ब्रेक लेने की ज़रूरत है, और ब्रेक लेने के बाद जब हम फिर से बिगिन करें तो हमारी जो बिगनिंग होनी चाहिए वो पॉजिटिव वे से होनी चाहिए, यानी कि अच्छी तरह से होना चाहिए। ठीक है, अच्छी चीज़ के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि हम फिर बिगिन कर रहे हैं बिना खुद को एनालाइज किए, बिना सही गलत को समझे, हमने बस ऐसे ही कुछ भी स्टार्ट कर दिया। नहीं, इट शुड बी ऑलवेज इन अ पॉजिटिव वे, पॉजिटिव मैनर। एंड देन लास्ट जो लाइन्स हैं पोएट के वो ये है, नाउ आई काउंट 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पोएट कहना चाहते हैं, क्योंकि पोएट ने अपने पोएम में हमें इतनी बातें समझा दी। ओके, वो अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू वो फिशरमैन की बात करते हैं, फिर वो वर्कर्स की बात करते हैं जो सॉल्ट इकट्ठा कर रहा है, फिर वो अर्थ का एग्जाम्पल देते हैं। तो उन्होंने अपने पोएम में इतनी चीज़ें हमें समझा दी है, तो अब वो कह रहे हैं कि अब तुम बैठ के सोचो इसके बारे में, यानी नाउ यू टेक ब्रेक। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, समझा दिया। नाउ इट्स योर टर्न टू टेक ब्रेक एंड टू एनालाइज योर सेल्फ एंड आई विल गो, एंड मैं जाता हूँ। तो ये कह के पोएट अपना पोएम एंड करते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट, जो पूरी समरी थी इस पोएम की वो ये थी कि पोएट चाहते हैं कि हर कोई अपने लाइफ में थोड़ा सा ब्रेक ले, अपने काम से थोड़ा ब्रेक ले और खुद को एनालाइज करे। जो मेन इम्पॉर्टेंट यहाँ का थीम है वो है इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि सेल्फ एनालिसिस। ओके, एंड देन पोएट पूरे पोएम में पीस एंड यूनिटी की बात कर रहे हैं, ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं, एंड देन वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की भी बात कर रहे हैं कि जब हम सब एक साथ मिलकर सोचेंगे, एक साथ एकजुट होकर कोई फैसला लेंगे, कोई कदम करेंगे, तो यानी कि कोई कदम बढ़ाएंगे, सॉरी, तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से किया गया डिसीजन, लिया गया डिसीजन हमेशा सही होता है, वो गलत नहीं होता। तो कोई वॉर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब हम सब एक साथ इकट्ठे बैठ के सोचेंगे, सल्यूशन निकालेंगे चीज़ों का। तो वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी वॉर्स एंड विल नॉट लूज लाइफ्स। ठीक है, हमें ऐसी विक्ट्री की ज़रूरत नहीं है जो दूसरों की डेथ से हमें मिले। फाइन, तो आई होप स्टूडेंट आपको ये पोएम क्लियर हो गया हो। इन केस यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन and I'll try to help you out there. Okay, thanks for watching our channel. Please subscribe our channel and please share it more and more. Thank you so much.